नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इस नाते मैं देश के उन तमाम सैकड़ों हजारों पत्रकारों को सलाम करता हूं, शुभकामनाएं भेजता हूं, जो आज भी इस दौर में भी तमाम तरह के दबावों के बीच शानदार काम कर रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में, जिलों में, गांवों में, कस्बों में, और साथ में दिल्ली की मीडिया में ऊंचे पदों पर बैठे लोग, संपादक, चेहरे, एंकर्स और कुछ ऐसे बड़े लोगों को लानत भी भेज रहा हूं, क्योंकि आज पत्रकारिता दिवस के दिन उनकी पत्रकारिता को कोसने का भी दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार ताजपोशी के 3 साल पूरे करने जा रहे हैं। उनकी सरकार के 8 साल हुए। क्यों ऐसा कह रहा हूं, सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा, गौर से आप सुनिए। आज के अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी की कामयाबी और 8 साल में जो कुछ किया वो बताते हुए, गिनाते हुए आज के तमाम अखबारों में विज्ञापन छपे हैं। पहले पन्ने पर देश ने ठाना है और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए वक्त लगाया और देश को उस मुकाम तक पहुंचा दिया। वो सब कर दिया जो मोदी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए नहीं किया था। अखबार के विज्ञापन पहले पन्नों को देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें विज्ञापन में तो गायब हैं ही, क्योंकि सरकार अपनी नाकामियां नहीं बताती। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के सारे मंत्री लगातार बीते कई दिनों से जश्न मना रहे हैं, जश्न में शरीक हो रहे हैं। बीजेपी के पार्टी मुख्यालय पर, राज्यों में बीजेपी के कार्यालय पर जश्न का माहौल है। ट्विटर पर ग्राफिक्स के जरिए बताया जा रहा है लगातार कि कैसे देश तरक्की के चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच पत्रकार का जो काम होता है, पत्रकारिता का जो काम होता है, क्या वो आपको बताया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। मेरे हाथ में अभी इंडिया टुडे, ताजा अंक इंडिया टुडे का। इंडिया टुडे का यह अंक मोदी सरकार के प्रदर्शन और अधूरे एजेंडे का बारीक आकलन के नाम पर समर्पित है। मोदी 20 के 3 साल, मतलब मोदी की दूसरी बार ताजपोशी के 3 साल, और उसमें कई मंत्रियों के बारे में, उनके कामकाज का लेखा जोखा है। मोटे तौर पर उन मंत्रियों की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। प्रधानमंत्री से शुरू होकर वित्त मंत्री नितिन गडकरी, अमित शाह, जितने मंत्री हैं, विदेश मंत्री जयशंकर, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, सबकी उपलब्धियां हैं। अगर इसको विश्लेषण के तौर पर देखें तो इसमें आलोचना नदारत है, सिर्फ तारीफ है। लेकिन मैंने क्यों इंडिया टीवी का जिक्र किया? मैं शुरू के उन तमाम पन्नों को छोड़कर जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियां और कामयाबियां हैं, और यह बताया गया कि कैसे मोदी सरकार ने 8 साल में वो सब कर दिखाया जिसने भारत के लिए विकास की नई पटकथा लिखी है। आखिरी पन्ना है, आखिरी पन्ना मतलब आखिर से 2-3 पन्ना पहले, और यही पढ़कर मुझे लगा कि यह वीडियो करना चाहिए। और इसको पढ़कर एक होता है ना, कई बार आप प्रोवोक होते हैं कि नहीं, इस पर बात कही जानी चाहिए। तो ये क्या है? आखिरी पन्ने में अल्पसंख्यकों से घनिष्ठता, और मुख्तार अब्बास नकवी जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उनके कुछ कामकाज का जिक्र है। और लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं हैं, उन्हें लागू करना दीगर मामला, और कैसे घनिष्ठता की कोशिश ये सरकार अल्पसंख्यकों से कर रही है। बस यहीं से मेरी क्या कहें, मैं प्रोवोक हुआ कि यह वीडियो करना चाहिए। इस सरकार के मुखिया चुनावी रैलियों में कहें एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए कि दंगाई तो कपड़ों से पहचाने जाते हैं। जिस सरकार के गृह मंत्री चुनावी रैलियों में एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए इशारों में कहें कि यहां इतनी जोर से बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग को लगे, और जिस सरकार के मंत्री चुनावी रैलियों में नारे देते हैं मंच से गोली मारो सालों को, जिस सरकार के कई विधायक, केंद्रीय मंत्री लगातार मुसलमानों को टारगेट करने वाले बयान देते हैं, उस सरकार का अल्पसंख्यकों के प्रति नजरिया सर्वविदित है। वो सरकार क्या अल्पसंख्यकों के प्रति घनिष्ठ होने की कोई कोशिश, क्या कोई जतन कर सकती है? अगर इसकी शीर्षक देखें, इसका शीर्षक समझने की कोशिश करें तो मन में एक सवाल उठता है, क्या ऐसे वक्त में जब इतनी शानदार पत्रिका
जिसका इतना शानदार इतिहास रहा है, 4 पन्ने या 2 पन्ने, इस सरकार ने जिस ढंग से अल्पसंख्यकों के प्रति, इस सरकार के मंत्रियों ने, सरकार के मुखिया ने, यूपी के मुख्यमंत्री ने जब चुनावी रैलियों में 80-20 जैसे नारे दिए, क्या 2 या 3 पन्ने इस पर खर्च नहीं होने चाहिए कि अल्पसंख्यकों के प्रति बीजेपी का क्या रवैया, क्या नजरिया रहा और बीते 8 सालों में अल्पसंख्यक कैसे निशाने पर रहे, डरे रहे, या उनके भीतर कई तरह की चिंताएं लगातार उगती रहीं? क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए था? सरकार ने कई मुद्दों का जिक्र इन विज्ञापनों में किया। बहुत मुद्दे जो इसमें छूट गए, जो बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर मोदी सरकार ने जिसे पेश किया था, नोटबंदी, बेरोजगारी का सवाल और वो तमाम सवाल, अच्छे दिन के सवाल, महंगाई के सवाल, जाहिर है सरकार अपनी नाकामियों का जिक्र इसमें नहीं करेगी। लेकिन चूंकि मैंने बात की अल्पसंख्यकों का, सवाल अल्पसंख्यकों से शुरू होता है। और मैंने पहले भी वीडियो में कई बार कहा कि देश में एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है, जो इस सरकार के नारे में, प्रधानमंत्री मोदी के नारे में भले ही दर्ज हैं या नारे में उनकी जगह है, जिक्र है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, बाद में उसमें सबका विश्वास जुड़ा। लेकिन क्या वो विश्वास के दायरे में उन्हें लेने की कोशिश है जो मुसलमान है और जिसका जिक्र करते हैं अल्पसंख्यकों से घनिष्ठता? प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में मुसलमानों की नुमाइंदगी के नाम पर एक शख्स जरूर है, मुख्तार अब्बास नकवी, वैसे ही बिहार में शाहनवाज हुसैन। लेकिन क्या इस सरकार में, बीजेपी में, राज्यों में जो बीजेपी के विधायक हैं, विधायकों की बड़ी जमात है, 1.5 दर्जन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। मोदी जब अपनी तारीफ करते हुए बताते हैं बीजेपी की उपलब्धियां, तो 1300 विधायक, 400 सांसदों का जिक्र करते हैं। कितने सांसद, कितने विधायक बीजेपी की तरफ से चुने गए या बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में भेजे गए? आज की खबर के हिसाब से भी मुख्तार अब्बास नकवी भी लटके हुए हैं। लेकिन हम आते हैं मुद्दे पर। बीते कुछ दिनों से, वैसे हो 8 साल से रहा है, लेकिन जब जब चुनावी मौसम होता है तब यह रफ्तार पकड़ती है। बीते कुछ दिनों से जिस ढंग से मुसलमानों को टारगेट करने की नई रवायत शुरू हुई है, उनके धर्म के नाम पर, उनके धार्मिक प्लेसेस के नाम पर, रिलीजियस प्लेसेस के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, उनके इतिहास के नाम पर, उनके अतीत के नाम पर, बीते कुछ सालों में, मैंने कहा, लेकिन हाल के दिनों में ज्यादा, और वो इस तरह से बढ़ा है कि बीते 3-4 महीनों की अगर बात करेंगे, चुनाव के पहले, यूपी चुनाव के पहले शुरू हुआ, काशी मथुरा का जिक्र होते हुए, और आज कम से कम 2 दर्जन ऐसी जगहें हैं जहां तो बीजेपी के कार्यकर्ता या दक्षिणपंथी जो ब्रिगेड है वो वहां हंगामा कर रहे हैं, पूजा की मांग कर रहे हैं, मस्जिद हटाने की मांग कर रहे हैं, कथित तौर पर कोई मंदिर सैकड़ों साल था उसे फिर से वहां स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। ये 2 दर्जन से ज्यादा है। लेकिन जिक्र और मांग 30,000 से 50,000 मंदिरों पर दावे का है, या मंदिरों को, मस्जिदों पर दावे का है, जिन्हें फिर से तोड़कर मंदिर बनाया जाए। उनका दावा है कि यह कभी सैकड़ों साल पहले मंदिर हुआ करता था। यह बीजेपी के राज में हो रहा है। ऐसे समय में जब देश को तरक्की के तमाम दरवाजे खोलने हैं, जब तमाम परेशानियों, मुश्किलों से निजात पाते हुए, निकलते हुए, महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना है, ऐसे समय में कोई बीजेपी का छुटभैया नेता लखनऊ में निकलता है और कहता है कि लखनऊ में जो कोई छितवापुर क्षेत्र में बनी मस्जिद है उसमें शिवालय है और हम इसमें पूजा करेंगे। उसे सिर्फ दिखावे के तौर पर उसे रोका जाता है, या उसे कुछ देर के लिए पुलिस रोकने की कोशिश करती है, और वो बढ़ चढ़कर एक बयान देता है, जिस बयान में कहता है, क्या कहता है, मैं चाहता हूं उसकी जुबान से आप सुनिए, और उसके बाद कि ये बीजेपी के ही लोग हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, और जब इस तरह का इंडिया टुडे छापता है कि अल्पसंख्यकों से घनिष्ठता की कोशिश सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है पत्रकार अपना धर्म नहीं निभा रहे। अगर इतनी मोटी पत्रिका में इतने पन्ने अगर मोदी सरकार की उपलब्धियों के नाम पर या विश्लेषण के नाम पर खर्च किए गए, तो 4 पन्ने तो यह भी होने चाहिए कि मोदी सरकार में बीते 8 सालों में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव किया गया और बीते 4 सालों में कैसा बर्ताव किया गया। लिंचिंग से लेकर तमाम वो मामले, जहां कोई लिंचिंग में जो अपराधी जेल जाता है, जब जेल से छूट कर आता है, मोदी सरकार का कोई मंत्री उसका स्वागत करता है, गले में माला पहनाता है, लड्डू खिलाता है। ये झारखंड में हुआ था,
जयंत सिन्हा जो यशवंत सिन्हा के बेटे हैं अब मंत्री नहीं है, तब मंत्री थे। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन फिलहाल ताजा मामला लखनऊ से, जो अभिजात मिश्रा है, जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री हैं। देश भर के अंदर लगभग 50,000 ऐसे मठ और मंदिर हैं जिसकी लिस्ट हम लोगों के पास में है, और एक एक करके वो सारे के सारे मठ और मंदिर जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, उनको हम उन मस्जिदों से, वो उनको मस्जिद कहना जो है वो कहीं ना कहीं अपमान होगा, वो महज जिद है। ये एक एक करके हम पूरे के पूरे 50,000 जो भी हमारे मठ और मंदिर हैं उन सभी को वापस लेंगे और भव्य मंदिर बनाएंगे, क्योंकि वो सब हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारा स्वाभिमान का केंद्र है, और उस पर हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और अंतिम समय तक पूरी लड़ाई। मंदिरों की लिस्ट हमारे पास जिन्हें तोड़ा गया, और हम एक एक करके 50,000 मंदिर को वापस लेंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे ही बयान बीते कुछ महीनों के दौरान खास तौर से ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने अलग अलग राज्यों से दिए हैं। ऐसा ही बयान कर्नाटक से आया था, जब कर्नाटक बीजेपी एमएलए केएस ईश्वरप्पा ने कहा, 3 दिन पहले की बात है, 36,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। उन सब पर दावा ठोकते हुए कहा कि मस्जिद ये लोग कहीं और बनाए, हमें मंदिर दे दे। जब ऐसे बयान देकर मुसलमानों में उनके भीतर एक डर पैदा करके, उनके धर्म पर हमला करके इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, क्या उसका जिक्र मोदी के 8 साल के मूल्यांकन में नहीं होना चाहिए? जब बीजेपी की कोई प्रवक्ता, नुपुर शर्मा नाम की कोई प्रवक्ता, किसी टाइम्स नाउ नाम के चैनल पर डिबेट करते हुए मुसलमानों पर, इस्लाम पर, यहां तक कि उनके पैगंबर के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, वो वीडियो वायरल होता है, और टाइम्स नाउ बाद में अपने ट्विटर हैंडल से उस वीडियो को और यूट्यूब से उस वीडियो को डिलीट करता है और माफी मांग लेता है कि जो कुछ कहा गया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर होती है, हालांकि उन्हें जो धमकियां दी जा रही हैं, उनका कहना है कि उन्हें रेप थ्रेट और डेथ थ्रेट दी जा रही है, गलत है। ऐसे लोग अगर वाकई उनको किसी तरह का खतरा है तो उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? और ये बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के मंत्री या पूर्व मंत्री या मौजूदा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, तो क्यों माने कि नरेंद्र मोदी का इसमें कोई कसूर नहीं है? और ये सब लोग इतने बेलगाम हैं कि इन्हें जो मर्जी होता है बोल रहे हैं, देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं, और मोदी जी इन सब से अलग संत के अवतार हैं। एक जगह की बात हो तो बताएं। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच है कोई, उसने कहा है कि भोपाल में जामा मस्जिद की सर्वे की जाए। सैकड़ों साल पहले यहां भी मंदिर था। अजमेर शरीफ दरगाह, जहां सैकड़ों साल से लोग जाते रहे, जितने मुस्लिम जाते हैं शायद उससे ज्यादा या कम नहीं जाते होंगे हिंदू हर साल चादर चढ़ाने। लेकिन अजमेर शरीफ पर भी एक कोई महाराणा प्रताप सेना है, राइट विंग का कोई संगठन, ऐसे छुटभैया संगठन 2014 के बाद गली मोहल्ले में उग आए हैं 10, 20, 30, 40, 50 लोगों के साथ। वो अपने इलाके में, गांव, कस्बे, शहर में किसी तरह की हरकत करते, चेतावनी देते, डराते, डर का माहौल बनाते। उनका कुछ जल्दी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि उन्हें सबको लगता है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब ऊपर मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं, यूपी में अगर हैं तो योगी जी बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो यह अजमेर शरीफ पर दावा, इमामबाड़ा लखनऊ का, वहां से भी कुछ ऐसा दावा किसी ने किया। दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज कह चुके हैं जामा मस्जिद की खुदाई होनी चाहिए। कुतुब मीनार को लेकर तो मोदी सरकार में मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो कह चुके हैं, और कुतुब मीनार को लेकर तमाशा हो ही रहा। ऐसी एक लंबी लिस्ट है दोस्तों। और ये माहौल देश में, चूंकि अब चुनाव होना है 2024 का, और वो मुद्दे जो सरकार के लिए मुश्किल भरे मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे और लोगों की दिनचर्या से जुड़ी समस्या और मुद्दे, मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों की तरफ ध्यान न जाए, इसलिए सरकार भले खुलकर कुछ ना बोले, या सरकार के टॉप पर बैठे 2, 3, 4 लोग इस मुद्दे पर जुबान न खोलें, लेकिन जो नीचे उनका पूरा इकोसिस्टम है वो ऐसे ही काम कर रहा है। और ऐसे अगर नुपुर शर्मा का जो जिस तरह से बयान है, नुपुर शर्मा जैसे और बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं
चैनलों पर जब लगातार आप बहस डिबेट में सब यही देखते हैं, न्यूज चैनल से यही कोशिश कर रहे हैं कि देश में ऐसा ही माहौल बना रहे, यहां खुदाई करो, वहां खुदाई करो, यहां सर्वे करो, वहां ताजमहल का कमरा झांको। तो कैसे ये जो अगर इंडिया टुडे कहेगा कि घनिष्ठता की कोशिश, मैं तो बार बार अपने वीडियो में मैं कहता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के नाम पर सिर्फ एक बिजुका है जो रखे गए हैं इसलिए ताकि बीजेपी कह सके कि हां एक मुसलमान भी है। वैसे ही जैसे यूपी में भी एक मुस्लिम को हर सरकार में, पिछली योगी सरकार के पहले दौर में और दूसरे में भी मंत्री बनाया गया कहने को, ताकि कहें कि मुसलमानों की नुमाइंदगी है। 403 सीटों वाली विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कोई बीजेपी को नहीं मिलती। 1300 विधायकों में से बीजेपी के लिए 1, 2, 4, 6 नाम खोजना मुश्किल होता है। यही लोकसभा राज्यसभा में स्थिति है। लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास है और साथ में घनिष्ठ अल्पसंख्यकों से घनिष्ठता जैसी स्टोरी है। इसलिए मैंने कहा कि ये मुद्दे मीडिया के साथियों को उठाने चाहिए। अखबारों में जब ये विज्ञापन छप रहा है, अखबारों के दावे को ही हकीकत मानकर उसी तरह से चैनलों पर मोदी के शानदार 8 साल के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, तो ये कोई क्यों नहीं पूछेगा कि मोदी जी आपने जो कहा था, नोटबंदी का जिक्र किया था और नोटबंदी का फैसला जब किया था और उसके बाद नोटबंदी के दौरान जब लोग परेशान थे, मौतें हो रही थी, कतारों में खड़े लोग लगातार सरकार के लिए बयान दे रहे थे, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, तब मोदी जी ने क्या कहा था गोवा की एक सभा में। मैं चाहता हूं वो वीडियो भी एक बार देखिए, क्योंकि वो सारे सवाल भी गायब है और तो और सरकार के दावे में नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला, जिसे सही साबित करने के लिए, ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक बताने के लिए दर्जनों मंत्री महीनों भर चैनलों पर आते रहे थे उस वक्त कि कैसे भारत की तस्वीर बदलने वाली है। लेकिन आज जब सरकार अपने दावे पेश कर रही है कि 8 साल का लेखा जोखा, रिपोर्ट कार्ड, नोटबंदी गायब, जीएसटी गायब, बेरोजगारी के दावे गायब, महंगाई का कोई जिक्र नहीं। सुनिए मोदी जी को जो कहा था। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा। तब मोदी जी ने 50 दिन देश की जनता से मांगे थे। 50 दिन कि 50 दिन में पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं हुआ तो चौराहे पर ... 50 दिन से इतने साल हो गए, उसके बाद कितने चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गया, कहीं नोटबंदी के उस ऐतिहासिक फैसले का श्रेय लेने की भी कोशिश सरकार के मुखिया और मंत्री नहीं करते हैं। वजह साहब, जो सोचकर नोटबंदी लादा गया था, जो सोचकर माना गया कि 3 लाख करोड़ के आसपास कुछ काला धन मिल जाएगा, उतने नोट बैंक में वापस नहीं लौटेंगे, नकली नोट पर लगाम लग जाएगी, वो सब कुछ हुआ नहीं। आज की स्थिति है, रिजर्व बैंक का एक आंकड़ा है जिस आंकड़े के मुताबिक 2021-22 में नकली नोटों की संख्या अधिक बढ़ गई है। 2020-21 में 500 के फर्जी नोटों की संख्या 101%, लगभग 102%। मतलब बाजार में 500 रुपए के नकली नोट दोगुने हो गए। 2020-21 में 2000 के फर्जी नोटों की संख्या 54.16%। मतलब समझिए नकली नोट बाजार में पहले से ज्यादा। एक भास्कर का ग्राफिक्स में दे रहा हूं जिसमें भास्कर ने छापा है किस किस तरह की करेंसी बाजार में कितने नकली हैं, बाजार में कौन से नोट कितने प्रतिशत नकली हैं। भास्कर ने एक छापा है जिसमें 2000 के नोट 54.1%। अब इससे अंदाजा लगाइए कि जो सोचकर आपने किया वो नहीं हुआ और आपने नोट बदल दिया, देश को नोट के लिए लाइन में लगा दिया, और जब नहीं हुआ तो आपने उसको दफन कर दिया, अंडर द कारपेट जिसको कहते हैं, ऐसे कि उसका कहीं जिक्र ना हो, ऐसे कि कहीं उस पर सवाल ना हो, ऐसे जैसे देश में नोटबंदी हुई नहीं, और ऐसे कि अखबार में विज्ञापन में उस ऐतिहासिक नोटबंदी का कोई जिक्र नहीं, और ऐसे कि इंडिया टुडे अगर इतने पन्नों में सरकार की उपलब्धियां गिनाता है, वित्त मंत्री के पन्ने में वित्त मंत्री की बात करते वक्त कहीं नोटबंदी पर कोई सवाल मुझे लगता है इंडिया टुडे में भी नहीं है। और बेरोजगारी, कृषि, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात इसी इंडिया टुडे में मैं देख रहा हूं
जो कृषि मंत्री हैं उनके हवाले से भी कृषि सेक्टर के बारे में लिखा गया है कि कैसे कृषि सेक्टर में काम हो रहा है। दिलचस्प बात यह है, बल्कि हैरानी की बात है, इसलिए मैं पत्रकारिता दिवस पर सबको शुभकामनाएं दी। हैरानी की बात यह है कि जैसे खेत से आपकी थाली तक, ये लगभग 2 पन्ने कृषि को समर्पित है और इसमें आदरणीय कृषि मंत्री जी की तस्वीर भी है। इस 2 पन्ने की स्टोरी में जिक्र ही नहीं है प्रधानमंत्री के उस दावे और वादे का जो उन्होंने 2016, 17, 18 तक किए, बार बार किए, 100 बार किए, ऑन रिकॉर्ड किए कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। इस पर वीडियो एक मैंने विस्तार से अभी 3 दिन पहले बनाया था, इसलिए मैं दोबारा उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के कई बयान भी थे जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि मेरा सपना है कि 2022 तक आमदनी दोगुनी हो जाए, और उन्होंने सपने कैसे पूरे होंगे और क्या चाहते हैं इसका भी जिक्र किया था, लेकिन इसमें कहीं जिक्र नहीं। मतलब सरकार जब अपने दावे करते हैं, इसमें सरकार को लिखना चाहिए था कि 2022 में दोगुनी होने वाली है, होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे कृषि का सेक्टर की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, पकौड़ा रोजगार योजना कह के प्रधानमंत्री बहुत ट्रोल हो चुके हैं, लेकिन मैं तो वरुण गांधी की तारीफ करूंगा, बीजेपी के सांसद हैं। बेरोजगारी के सवाल पर अभी जैसे वरुण गांधी ने 2 दिन पहले लिखा, जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था, यह जानना हर नौजवान का हक है। ऐसे दूसरा भी उनका ट्वीट है, लेकिन साथ में वरुण गांधी ने एक ग्राफिक्स भी ऐड किया, जिस ग्राफिक्स में केंद्र सरकार के विभाग और संस्थान में 9,10,000 पद खाली हैं। केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, पब्लिक सेक्टर बैंक भी अलग इसमें शामिल है, जिसमें 2 लाख अलग से हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षण संस्थान, आर्मी और पुलिस, आर्मी में, सेना में जैसे 1,07,000 पद खाली हैं। न्यायालय में, कोर्ट्स में इतने खाली हैं। कुल एक आंकड़ा उन्होंने कुल पद रिक्त, जिसमें 60 लाख का आंकड़ा है, 60,82,000। राज्यों में पद रिक्त लगभग 30 लाख। ये वरुण गांधी ने, जो बीजेपी के सांसद, उन्होंने ही ट्विटर पर लगाया। तो ये हाल है बेरोजगारी का, लेकिन इसमें कोई दावा भी सरकार ने नहीं किया है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, ये दावा भी नहीं है। तो ये मेरा कहने का आशय यह है कि सरकार जब अपनी उपलब्धियां गिना रही है, ये उनको हक है। सरकार और पार्टी जश्न मना रही है, उनको हक है, चाहे वो काम पूरे हो या अधूरे हो। लेकिन हमारा क्या काम है, पत्रकारों का क्या काम है, मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम यह है, उनका एड सेल्स डिपार्टमेंट ये छापे, लेकिन यह भी पूछने का काम है जो 8 साल में जो कहा गया था वो हुआ या नहीं। मुझे आज अच्छी तरह से याद है, जब मैं वीडियो कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे तब क्या होता था, 2014 के पहले क्या होता था, आप रोज ऐसा बोलते रहते हैं, तब ऐसा क्या था जो आज नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा था। मुझे याद है कि मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बड़ा दावा किया था लाल किले से, जिसमें उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। और मुझे याद है कि 100 दिन पूरे होने से 3 दिन या 4 दिन पहले से, अभी भी शायद आप YouTube पर खोजेंगे, ऐसे 50 वीडियो आपको मिल सकते हैं, मनमोहन सिंह की खिंचाई हर चैनल पर होनी शुरू हो गई थी, उनकी तस्वीर लगाकर, बाकायदा प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर कि 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, महंगाई में इस चीज का ये रेट है, महंगाई पूरी कम हुई नहीं। आज क्या किसी चैनल में, किसी अखबार के मालिक में यह हिम्मत है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाकर सीधा उनसे सवाल पूछ ले? तब मनमोहन सिंह के वक्त यह था, यह बदला है। और इसको आपको शक है तो 2011, 12, 13, 14 के चैनल्स आप देख लें। वो दौर जब अन्ना और केजरीवाल दिल्ली में अनशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक, हर चैनल पर लाइव था, निशाने पर मनमोहन सिंह की सरकार थी। हर नेता मंत्री के लिए केजरीवाल कहते थे घुसखोर है, करप्ट है, संसद में बैठा है। लेकिन दिन भर 24 घंटे चैनल पर वो तमाम चेहरे दिखाए जाते थे और वो तमाम आरोप दिखाए जाते थे, और मनमोहन सिंह लगातार 11, 12, 13, 14 लगातार कटघरे में थे। मनमोहन सिंह के खिलाफ या उस सरकार की नाकामियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस सरकार की नीतियों के खिलाफ मीडिया ने जो काम किया, क्या उसका 100वां हिस्सा भी कर रही है मीडिया या पत्रकार कर रहे हैं? और क्या यह सरकार इतनी दूध की धुली है कि वाकई राम राज्य हो गया? कहीं कोई कमी नहीं है, हर घर में नौकरी मिल गई, हर घर में महंगाई से निजात मिल गई लोगों को, देश का हर नागरिक
130 करोड़ का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, कहने के लिए अच्छा लगता है 130 करोड़। क्या 130 करोड़ लोग एकदम खुश हैं सरकार से? हैं तो उसमें अल्पसंख्यक कहाँ है, उसमें बेरोजगारी का सवाल कहाँ? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सिर्फ इसलिए कि पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कि बहुत सारे पत्रकार बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और उसमें कोई बलिया के वो पत्रकार हो सकते हैं जो जिन्हें जेल जाना पड़ा 1 महीने के लिए, उसमें वो पत्रकार हो सकता है जिनका निधन हो गया, पवन जायसवाल का, मिड डे मील के घोटाले की खबर के लिए, और लखनऊ में, यूपी में, एमपी में, बिहार में बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट। लेकिन वो बड़े लोग, वो नामचीन चेहरे, वो मोदी और बीजेपी की जो मुनादी ब्रिगेड है उसके जो सदस्य हैं, उनके लिए मोदी महान है। मोदी के 8 साल में सिर्फ मास्टर स्ट्रोक है, बाकी सब कुछ अच्छा अच्छा है। जिस अच्छे दिन को अमित शाह मोदी के नंबर 2 जुमला कह चुके हैं, उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि सवाल पूछें कि महाराज अच्छे दिन तो आए नहीं, ये वादे आपके पूरे नहीं हुए, आप सिर्फ अच्छे दिन के वादे को जुमला कह के बच नहीं सकते। बहरहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। बहुत मुद्दे हैं। स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, गांव में गोद लेने की विधायक सांसदों को गांव गोद लेने थे, बड़े बड़े जो नेता मंत्री सांसद बीजेपी के, उन्होंने भी गोद लिए। गोद कब लिया, कब छोड़ दिया, वो गांव कहाँ किस हाल में है, कोई पूछता नहीं है। लेकिन हाँ, मोदी सरकार के, मोदी जी के 8 साल हुए, दूसरी बार ताजपोशी की 3री सालगिरह है, जश्न मनाइए। लोग कहते हैं 24 में भी आएंगे, मैं भी कहता हूँ हो सकता है 24 में भी आए, हो सकता है 29 में भी बीजेपी बने, क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम है, मीडिया का काम है सवाल पूछना, सरकार चाहे जिसकी हो, चाहे उसे 300 सीटें मिले, चाहे 350 सीटें मिले, चाहे 543 में से 543 मिल जाए, फिर भी हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना। हमारा काम ये नहीं है कि सरकार के साथ कदम ताल करना, ये कहकर कि लोकप्रिय सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जनता ने चुना, इन्हें 300 सीट दी, इन्हें 350 सीट दी, इन्हें 325 सीट दी, ना, ये हमारा काम नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।